केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपीआई के वो अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। रामदास जी, आप तो वैसे अपने कवि वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जनता ने वोट डाल दिया है और हमने देखा तावड़े का कैश कांड, सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन कांड का आरोप, और इन सब के बीच वोटर ने अपना वोट डाल दिया है। आज की शाम 7 बजे आपका क्या दावा है, क्या एनालिसिस है रामदास जी? हाँ, तो अंजना जी, मतलब जिस तरह ये चुनाव हुआ है, महायुति के विरुद्ध महाविकास आघाड़ी का चुनाव हुआ है, और ये चुनाव लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी ने ब्लैकमेल करने का काम किया था। संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, इसीलिए हमें भारी नुकसान हुआ था। रामदास जी, एक सेकंड आपको मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई मोबाइल पड़ा है तो उसका सिग्नल पकड़ रहा है, थोड़ा मोबाइल को दूर करवा दीजिए सर, किसी को दे दीजिए। अब बोलिए सर, पूरी कीजिए। हाँ, तो अंजना जी, मैं बता रहा था कि ये चुनाव में हमने विकास का मुद्दा लोगों के सामने रखा है, लाडली बहना योजना भी लोगों के सामने रखी है, और किसानों का कर्जा माफ होगा ये भी मुद्दा हमने रखा है, स्लम में रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी ये भी हमने बताया है, और अनेक मुद्दों पर मतलब हमारे महायुति ने लोगों के सामने बहुत ही अच्छे प्रस्ताव रखे हैं। और 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महाराष्ट्र को 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। मुंबई का डेवलपमेंट, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट और अनेक डेवलपमेंट के लिए पैसे मिले हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव है, चुनाव महाविकास आघाड़ी बोल रही है, लेकिन हम डंके के तौर पर बताना चाहते हैं कि महायुति सत्ता में आएगी, मुख्यमंत्री महायुति का बनेगा, और महाविकास आघाड़ी को जरूर लोकसभा में फायदा कौन बनेगा? आठवले जी, कौन बनेगा सीएम? कौन बनेगा? कौन बनेगा सीएम? सीएम कौन बनेगा? हमारे एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस है, अजितदादा पवार जी है, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो भी तय करेंगे वो हमको मंजूर है। आप पहले हो या क्या हो, लेकिन अभी जब 23 तारीख को रुझान आएंगे, रिजल्ट आएंगे, और हमको जब क्लियर बहुमत हमको मिलेगा, तब हम सब एक साथ बैठेंगे, और हमें कोई विवाद नहीं है। तीनों ने बताया, सीएम दोनों डिप्टी सीएम बताया कि भाई हम सीएम के दावेदार नहीं है, जो पार्टी तय करेगी, जो हमारा हाईकमांड तय करेगा, मोदी साहब और शाह साहब, वो हमको मंजूर रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फिर से रुख करते हैं। कोंकण ठाणे का इलाका दिखाते हैं। यहाँ पर 5 जिले हैं और 39 सीटें हैं। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने घुमा दिया, और अब ठाणे कोंकण के इलाके में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर, क्योंकि अब 2 ही रीजन बचे हैं, या तो मुंबई पर रुकेगा या कोंकण, ठाणे कोंकण पर रुकेगा। जल्दी से दिखाइए। ठाणे कोंकण और ठाणे का पूरा इलाका, ये जो समुद्री तट है, अरब सागर से जुड़ा हुआ पूरा महाराष्ट्र का इलाका है, वो बॉर्डर एरिया जिसमें है, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, ये पूरे इलाके हैं। कोंकण का ये इलाका है। ठाणे में अच्छा खासा वर्चस्व, यहाँ पर कल्याण से श्रीकांत शिंदे, उनके बेटे सांसद हैं, और ठाणे से लगातार 4 बार से विधायक खुद एकनाथ शिंदे हैं। 39 सीटें हैं। ये सेना के प्रभाव वाला गढ़ रहा है। यहाँ पर आप विधानसभा में देखिए तो 15 सीटें आई थी शिवसेना की और 11 सीटें बीजेपी की आई थी। गठबंधन में लड़ते हैं तो जहाँ पर जो कैंडिडेट है यूटी की तरफ लोग जा रहे थे। एनसीपी की 5 सीटें आई थी और 8 अन्य की। वहीं लोकसभा में भी देखिए, यहाँ पर कोंकण ठाणे में वर्चस्व बरकरार रहा और महायुति की 5 सीट आई और 1 महाविकास आघाड़ी को गई। मुद्दे अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी, नागरिकों का पलायन, विकास के मुद्दे, फैक्ट्रियों की कमी, मछुआरों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, क्योंकि मछुआरे अपनी मांग अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। जरा आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में हम लोग रत्नागिरी और तमाम इलाकों में गए थे तो हमने भी देखा कि जो मछुआरे हैं वो भारी तादाद में, उनकी अपनी मांगे हैं। अरब सागर का जो हिस्सा बिल्कुल तट से लगता है, वहां पर उन्हें कई दिक्कतें आती हैं। कई बार बोट का टेक ऑफ करना, क्योंकि इतना वहां पर कचरा कई जगहों पर जम गया है, उनके लिए अपने नाव को उसमें धकेलना बहुत बड़ी चुनौती होती है। छोटी छोटी मुश्किलें हैं, लेकिन मछुआरे ये चाहते हैं कि उनकी जो मुद्दे हैं वहां पर उस पर भी ध्यान दिया जाए। चलिए, अब आखिरी रीजन है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। मुंबई रीजन, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने के साथ ही मुंबई का नंबर्स आ जाएगा। 36 सीटें हैं, 2 जिले हैं,
मुंबई सेंट्रल और फिर आप सबर्बन जो बाहरी हिस्सा देखते हैं 36 सीटें हैं। और मुंबई में भी अगर आप देखिएगा तो इससे पहले के चुनावों में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बोलबाला रहा है। मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर जिसे कहा जाता है 2 सीटें मतलब जिले हैं और 2 सीट यहां पर दलित समाज के लिए आरक्षित की हुई है। 34 सीटें सामान्य के लिए। शिवसेना के प्रभाव वाला इलाका है। बीजेपी अच्छा करती है। महाराष्ट्र की सत्ता का गेटवे इसे ही कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने आप ये पूरा शो देख रहे हैं। 2 जिले जहां पर 36 सीटें। ये देखिए बीजेपी को 16 सीटें आई थी, 14 शिवसेना को, कांग्रेस को 4, एनसीपी को 1, अन्य को 1। ये 2019 के नतीजे थे। और वहीं 2019 में वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखिए तो मुंबई में 47% था, तो उससे तो आगे ही निकल गए हैं इस बार संजय जी। तो मतलब ये 2-3% जो आगे निकला है, 50 को छू रहे हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मुंबई वासियों का। और जो घर से नहीं निकले उनको बस इतना ही कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी दौलत लोकतंत्र में आपका वोट है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जाया कर देते हैं आप अपने इतने बड़े जो चॉइस आपको मिलता है। धारावी प्रोजेक्ट पर इस बार बहुत चर्चा हुई है। उसके बाद अगर आप देखें असली शिवसेना कौन है, शहर में विकास के काम, ड्रग्स, नशा, कानून व्यवस्था और बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हुई थी, तो ये तमाम मुद्दे गर्म थे। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को चुनौती देने वाले मिलिंद देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। मिलिंद जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, आपको क्या नंबर्स, क्या फिगर्स आ रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस है और क्या सुप्रिया सुले पर जो बिटकॉइन कांड का इस बार आरोप लगा है, आपको लगता है उसका असर हुआ होगा? क्योंकि पिछले बीते दिन विनोद तावड़े पर आरोप लगा पैसे बांटने का। धन्यवाद अंजना जी। मेरा एनालिसिस इतना ही है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति सरकार को 2019 में एक सेकंड टर्म मिली थी, इस बार महायुति सरकार को एक हैट्रिक मिलने जा रही है। मैं एग्जिट पोल्स, नंबर्स, प्रेडिक्शंस, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने, खास करके महिलाओं ने भारी संख्या में महायुति सरकार के हाथों को मजबूत किया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे इस इलेक्शन के दौरान, बहुत सारे कंप्लेन्स आए हैं। मेरे खुद के इलेक्शन, मेरे खुद के सीट में हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया, कई बार कंप्लेन किया कि हमारे कुछ विरोधी पक्ष, विरोधी कैंडिडेट्स पैसे बांटकर उनको पकड़े गए। एंड आई होप इलेक्शन कमीशन मस्ट डू अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। जो भी आरोप लगते हैं, दे आर वेलकम, एवरीवन हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड, टू आंसर अबाउट द एक्यूजेशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द एक इंक्वायरी करना चाहिए। वर्ली एक ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जो मेरे दक्षिण मुंबई मतदार संघ लोकसभा के हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आती है, और दक्षिण मुंबई मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हमारे साथ और हमारे दक्षिण मुंबई के मतदाताओं के साथ एक पारिवारिक संबंध है, एक पारिवारिक रिलेशनशिप है। मेरे स्वर्गीय पिताजी अंजना जी 1968 में 1968 में पहली बार इस क्षेत्र से कॉरपोरेशन के चुनाव लड़े थे। उसके बाद 1980 से लेकर 2019 तक लगातार 11 लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सो हमारी जो रिलेशनशिप है, दिस ट्रांसेंड्स पावर। हम चाहे सत्ता में हो ना हो, लोकसभा एमपी हो, राज्यसभा एमपी हो, विधानसभा के एमएलए हो, जनता के लिए हम जमकर संघर्ष करते रहेंगे। हम अतीत में हमने किया है और भविष्य में भी वो पारिवारिक संबंध कंटिन्यू रहेगा। मिलिंद जी, आपने मुरली देवड़ा जी का जिक्र किया, लेकिन देखिए इस बार सबसे बड़ी लड़ाई ये है आपकी सीट पर खास तौर पर, क्योंकि उधर बाला साहब ठाकरे साहब के डिसेंडेंट हैं, उनके बेटे के बेटे, उनके पोते, और आप इधर मुरली देवड़ा जी के बेटे हैं, कि असली शिवसेना कौन, बाला साहब ठाकरे की विरासत का हकदार कौन, हिंदुत्व की राजनीति का हकदार कौन, वो सबसे बड़ी लड़ाई होगी। वो लगता है आपकी इमेज पे फिट बैठेगी? देखिए ये जो इशू है अंजना जी, ये लोकसभा चुनाव में तय हुआ था जब हमारी पार्टी की स्ट्राइक रेट यूबीटी पार्टी के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अच्छी थी, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली मेरे स्वर्गीय पिताजी और बाला साहेब ठाकरे के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। बाला साहेब के आशीर्वाद से मेरे स्वर्गीय पिताजी 1976 में मुंबई के महापौर बने। तो मैंने पहले दिन कहा कि ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, और मैं कभी भी इलेक्शन पर्सनल बेसिस पे नहीं लड़ता हूं, मुद्दों के आधार पर हमें लड़ना चाहिए। और मैं आज बहुत खुश हूं
संतुष्ट हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारी टीम ने एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव कैंपेन चलाया मुद्दों के आधार पर। मुंबई को हम किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को हम क्या, महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं। और मैंने जनता के सामने मीडिया के थ्रू एक बहुत ही सिंपल मैसेज रखा कि हमारे पास मुंबई के मतदाताओं, महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास बहुत सिंपल चॉइस है। आपको यदि महाराष्ट्र एक गाड़ी है तो महाराष्ट्र महायुति सरकार का जो पैर है, जो फुट है, वो एक्सेलरेटर पे है। वो महाराष्ट्र को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं और विरोधी दलों का पैर ब्रेक पे है। तो आपको यदि स्पीड ब्रेकर राजनीति चाहिए, पॉटहोल की राजनीति चाहिए, तो चॉइस बहुत सिंपल है। आपको महाराष्ट्र को आगे ले जाना है, महाराष्ट्र को और एक बार, जो महाराष्ट्र की पोजीशन हमेशा रह चुकी थी एज द नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। और वही मिलिंद देवड़ा जी, अब जनता ने फैसला अपना मतदान पेटियों में कैद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।